वाइस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कोशिका जो रीट लेवल 2 के विज्ञान की प्रथम इकाई का टॉपिक है। इससे पहले के सारे टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सारे नोट्स जो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे नोट्स आरबीएससी व एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार तैयार किए गए हैं। क्योंकि रीट का एग्ज़ाम आरबीएससी करवाती है तो ये पुस्तकें इस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्व रखती है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा कोशिका। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा इसमें प्राय स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। इसमें जनन की क्षमता खुद में ही होती है और ये जीवों की क्या है, आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और जो कोशिका का अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की पतली परत को रखकर देखा। कॉर्क की पतली परत में उन्हें मधुमक्खी के सत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दिए। इन कोष्ठकों को हुक ने कोशाका अर्थात सेल नाम दिया। सन 1674 ईस्वी में ल्यूएन हॉक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था और 19वीं सदी का अंतिम चौथाई भाग कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। ये थे कोशिका के शुरुआती दिनों की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है जब 6ठी 7वीं की पुस्तकों में। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। वनस्पति शास्त्री स्लीडन जो जर्मनी के थे, उन्होंने 1838 में एक प्राणी शास्त्री सोहान वो ब्रिटिश के थे और उन्होंने 1839 में ये सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसके क्या पॉइंट है उसको समझते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि प्रत्येक जीव का शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है और सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार कहा गया। तीसरा है कोशिका आनुवांशिकी इकाई है, क्योंकि इनमें केंद्रक होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये सारे कोशिकांग होते हैं कोशिका के, जो आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। जब आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में भी जानेंगे। यद्यपि स्लाइडेन ए स्वान का कोशिका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया, वह ये बताने में असमर्थ रहा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्सो ने 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। कोशिका सिद्धांत ये बताने में असमर्थ था कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, लेकिन रुडोल्फ विर्सो ने ये बताया और उन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, जिसको ओमोनिस सेलुलर ई सेलुला कहा। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत को आगे रूपांतरित किया, उनकी जो कमी थी उसको दूर किया और वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत के निम्न बिंदु है कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये रुडोल्फ विर्सो ने बताया। इसके अलावा प्रमुख खोजें उनको देख लेते हैं एक बार, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1831 में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। 1774 में केंद्रिका की खोज फेलिंग फोंटाना ने की और 1880 में क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की। 1883 में पर्णहरित की खोज सिसम्पर ने की। 1892 में बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म
साइटोप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। और 1955 में राइबोसोम की खोज जी.ई. पेलैंड ने की और 1958 में लाइसोसोम की खोज डी डवे ने की और 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने की और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा ने रखा। ये थी प्रमुख कुछ खोजें। अब पढ़ते कोशिका संरचना के बारे में। सजीवों में पाए जाने वाले कोशिका की संख्या, आकृति, आमाप में विभिन्नता पाई जाती है। कोशिका संख्या के आधार पर एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है और कल है माइडोमोनास और बहुकोशिकीय जीव मनुष्य तथा कुत्ता। कोशिका सिद्धांत देने के बाद आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्ण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विषाणु में कोशिकीय रचना ही नहीं होती है। विषाणु, जिसको निर्जीव सजीव की बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, उसके अंदर कोशिकीय संरचना होती ही नहीं है। इसलिए जो कोशिका सिद्धांत है वो पूर्ण तर्कसंगत प्रतीत नहीं हुआ। इसके अलावा सभी जीव कोशिकीय नहीं होते हैं और सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जैसे जीवाणु है वह नीलहरी शैवाल में केंद्र की पदार्थ के साथ चारों ओर केंद्र की झिल्ली का अभाव होता है तथा केंद्र की पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसरित रहता है। रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अब समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, इतनी विकसित नहीं होती है। जो यूकैरियोटिक होती है उसके अंदर सुविकसित कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सरल रचना वाली कोशिकाएं होती है, इसमें स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और राइबोसोम होता है वो चित्र इस प्रकार का होता है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे जीवाणु कोशिकाएं, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जिसको पपलो या प्लूरोनिमोनिया समजीवाणु भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक विकसित होता है, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और इसमें राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मूलभूत संगठन, आकार एवं कार्य विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसका मूलभूत संगठन, आकार होता है और कार्य वो भिन्न भिन्न होने के बावजूद एक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो सरल प्रकार की होती है और ये एक प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। इस कारण से ये एक समान दिखाई देती है। अब जानते हैं कोशिका आकृति के बारे में। कोशिकाओं की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कोशिकाओं की आकृति को देखते हैं। अनिश्चित आकृति, जैसे अमीबा है, माइकोप्लाज्मा के अंदर अनिश्चित आकृति होती है। चपटी या गोल आकृति, रक्त कणिकाएं, आरबीसी। और लंबी या तर्कुरूपी, जिस पेशी कोशिका। और बहुत लंबी एवं शाखी तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो 0.3 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे बड़ी मनुष्य में कोशिका होती है अंडाणु और सबसे छोटी मनुष्य में कोशिका होती है शुक्राणु। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ये थी कोशिकाओं की आकृति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ते हैं जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य होता है तथा रासायनिक आधार जीन होता है। जो जीवन का भौतिक आधार है वो तो जीवद्रव्य है और रासायनिक आधार जीन होता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द बिसेट ने दिया और उत्तक विज्ञान को औत्तकी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब जानते हैं कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर पाया गया कि एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले जानते हैं कोशिका कला अर्थात कोशिका झिल्ली के बारे। ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण बनाती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला भी कहते हैं। ये सरंध्र होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं तथा वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। इसके अंदर जो लिपिड घटक होते हैं वो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। ये झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिकाओं में एक जैसी पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 से 105 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये त्रिस्तरीय आवरण होता है। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है अर्थात पारगम्यता होती है। ये कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब इसका कोशिका झिल्ली के जो संरचना का एक नमूना है वो 1972 में सीगर एवं निकोल्स ने दिया था, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कोशिका झिल्ली का एक नमूना प्रस्तुत किया गया था सिंगर एवं निकोल्स के द्वारा। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज पदार्थ की अतिरिक्त मोटा आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जो पादपों के अंदर पाया जाता है, मोटा आवरण सेल्यूलोज का, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। अब जानते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कवक एवं पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये निर्जीव आवरण होता है जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है और ये पादप और कवकों में पाया जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा ग्लाइकेटेंस, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और पौधों में ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये पारगम्य होती है, कोशिका को सूखने से बचाती है और अर्धपारगम्य नहीं होती है। ये थी कोशिका भित्ति के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अब जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्मा के बारे में। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका संरचना के 3 भाग थे, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली है उसके मध्य में एक जेलीनुमा संरचना अर्थात द्रव पाया जाता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं जिसको कोशिकांग कहते हैं एवं निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है। तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये है कोशिका द्रव्य के। अब जानते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, ये हमने पहले पढ़ रखा है। और जो केंद्रक का अध्ययन होता है वो कैरियोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक होता है। साधारण एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। मानव की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं, पादप की परिपक्व चालनी कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रक निम्नलिखित में से केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो मानव की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं या पादप की परिपक्व छालनी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक के संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार एवं मध्य में होता है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर एक तरफ परिधि की तरफ पाया जाता है। इसका कारण ये है कि पादप कोशिका के अंदर बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, इस कारण से केंद्रक परिधि के पास पाया जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिका है उसके अंदर केंद्रक गोलाकार एवं मध्य में होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका की परिधि में पाया जाता है।
केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली कहते हैं जैसे जिसमें सूक्ष्म केंद्रक छिद्र भी होते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के मध्य आदान प्रदान होता है। और केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे DNA वगैरह होते हैं वो। केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं को केंद्रिक कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं, जिन्हें गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है। केंद्रक है जो कोशिका का पूरा नियंत्रण करता है। जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक ही है। जो कोशिकांग की बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा केंद्रक ही होता है। क्रोमेटिन जालिका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात DNA या प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं वो DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। DNA की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा कि जीन रासायनिक पदार्थ होता है और भौतिक आधार, जीवन का जो भौतिक आधार या द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। DNA को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। जीन को आनुवंशिक इकाई, DNA को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय RNA उत्पन्न करता है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली सभी उपापचय एवं रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे केंद्रक के संबंधित जो हमें याद रखनी है। अब पढ़ते हैं कोशिकांगों के बारे में कि कोशिकांग क्या होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है इसके बारे में हमने जान लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति अर्थात ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह अर्थात पावर हाउस भी कहा जाता है। एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है इसको भी देख लेते हैं। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, और जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1980 में की थी। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंदा ने दिया था, जो हमने पहले पढ़ लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी एवं समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर अंगुली के समान वलन निकले रहते हैं, और इन वलनों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगुली अनुमा संरचनाएं पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको क्या कहते हैं? तो उनको क्रिस्टली कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाली अंगुली अनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य सवृंत कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसमें सबसे बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और जो ये अंगुली अनुमा संरचना है जिसको क्रिस्टी कहते हैं ये दिखाई दे रही है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 65 से 70% प्रोटीन और 25% फास्फोलिपिड तथा 0.5% RNA पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में DNA व राइबोसोम भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लवक अर्थात प्लास्टिड।
लवक पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और लवकों में विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। लवकों के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण उनका रंग अलग अलग प्रकार का होता है और ये लवक पादपों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक है, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ये सारा हमने पादपों के पोषण के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को क्रमश बाह्य झिल्ली व अंत झिल्ली कहते हैं। अंत झिल्ली से गिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ये भी हमने पादपों के पोषण के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा है। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलोकोइड कहते हैं। थाइलोकोइड दो प्रकार से विन्यासित रहते हैं। तस्तरी समान थाइलोकोइड सिक्कों के रूप में विन्यासित रहते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं तथा दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलोकोइड इंटरग्रेनम कहलाती है। ये सारे हमने पादपों के पोषण में अच्छे तरह से पढ़ रखा है। और थाइलोकोइड की झिल्ली व पीठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये चित्र है हरित लवक का। इसमें ये थाइलोकोइड्स, इंटरग्रेनम, आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली, ग्रेनम और पीठिका। ये था हमारा लवक। अब पढ़ते लाइसोसोम के बारे में। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूई ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त है और लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त है। इसमें कणीय द्रव भरा होता है जिसमें कई जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। और जो लाइसोसोम है वो क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करती है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? क्षतिग्रस्त मृत कोशिकाओं का अपघटन करना। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिकाओं का अपासन कर देती है जिससे लाइसोसोम स्थित था। इन कारणों से इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं का अपासन करना शुरू कर देता है जब ये झिल्ली फट जाती है। इस कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अब पढ़ते हैं अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है, अर्थात ये भी एक झिल्ली का होता है। अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस कारण से वो खुरदरी होती है। और एक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते तथा ये वसा तथा लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है। अंतःपर्दवी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। अंतःपर्दवी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये गोलजिका का निर्माण करती है। गोलजिका का निर्माण अंतःपर्दवी जालिका करती है। अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और खुरदरी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस कारण से वो खुरदरी होती है। ये चित्र अंतःपर्दवी जालिका है जिसमें ये चिकना भाग, ये खुरदरा भाग और ये इसके अंदर केंद्रक, ये केंद्रक झिल्ली और जो ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है राइबोसोम। इसकी खोज क्लाड ने की थी तथा पेलेड ने इसको राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में तथा खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। यह भी हमने जस्ट पढ़ा था अंतःपर्दवी जालिका के अंदर। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार और
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 17 प्रकार की होती है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार की होती है। और राइबोसोम आरएनए वो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है गोल्जिकाए। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की और उनके नाम पर गोल्जिकाए नाम पड़ा। और ये कोशिकांग केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। और गोल्जिकाए के आस से रिक्तिकाए एवं कुंडली 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पैक्टिन के संश्लेषण व स्त्रवण का कार्य करती है। ये चित्र है गोल्जिकाए का। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है तारकाए। ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्र के निकट तारे के समान आकृति पाई जाती है, इस कारण से इसको तारकाए कहते हैं। प्रत्येक तारकाए में 2 तारक केंद्रक होते हैं तथा दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। और तारकाए की खोज वॉन बेंडेन ने की थी। तारकाए जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। ये शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करती है तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिकाय पक्षाभ का आधार बिंदु बनाती है। तारकाए का मुख्य कार्य होता है जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना, सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका पक्षाभ आदि का जो आधार बिंदु होता है उसका निर्माण करना। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है रिक्तिका। कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती है। ये रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। और कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती है तथा जल एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। उपरोक्त कोशिकांग के अतिरिक्त कोशिका में सूक्ष्मकाय परऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। जितने भी हमने कोशिकांग पढ़े हैं उसके अलावा सूक्ष्मकाय और परऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। ये थे कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग। और कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा, कोशिका की खोज और उसके संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ा। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा कोशिकाओं के विभाजन के बारे में। जब प्रथम इकाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न का भी वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे।